आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटकों की निरंतरता में अब हम राष्ट्रीय आय को लेते हैं। राष्ट्रीय आय आर्थिक पर्यावरण का प्रमुख घटक है और बढ़ती राष्ट्रीय आय आर्थिक प्रगति का सूचक भी है। और जब किसी देश की राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है तो उस राष्ट्र में चहुँ और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होता है। और राष्ट्रीय आय जब कम होती है तो वो एक तरह से राष्ट्र के पिछड़ेपन का प्रतीक भी है। राष्ट्रीय आय कम होने अथवा धीमी गति से बढ़ने से अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आम लोगों में निर्धनता, प्रभावपूर्ण मांग की कमी, बचत व पूंजी निर्माण में कमी, बाजारों की सीमितता आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। विकसित राष्ट्रों की जो खुशहाली का एक प्रमुख कारण होता है वह बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय है। इसके विपरीत विकासशील राष्ट्रों की जो राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि दर है वह धीमी होती है। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ही आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं हो जाती। राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। और प्रति व्यक्ति आय में बचत प्रवृत्ति और अच्छा जो उपभोग है वह आवश्यक है। यदि बढ़ी हुई आय का दुर्व्यसनों में उपयोग होता है तो आर्थिक पर्यावरण बिगड़ता है। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान, जर्मन आदि जो विकसित देश है, इन देशों की राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वह बहुत ऊंचा है। अगला बिंदु हम लेते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक विकास आर्थिक पर्यावरण में समाहित है और आर्थिक विकास पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तीव्र आर्थिक विकास से उत्पादन और रोजगार के स्तर में वृद्धि होती है। विकसित देश उत्पादन की आधुनिकतम तकनीक आत्मसात करके विकास की दौड़ में आगे बढ़े हैं। और विकासशील देशों में आर्थिक विकास में पुरानी तकनीक, पूंजी का अभाव, ऊंची उत्पादन लागत, जनाधिक्य आदि समस्याएं हैं। भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद दर है वह योजनाबद्ध विकास में विकसित देशों की तुलना में कम रही, किंतु आर्थिक उदारीकरण में और 2008-9 की जो वैश्विक मंदी थी उसका प्रभाव भारत के अर्थव्यवस्था पर अधिक नहीं हुआ। और आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह अन्य देशों की तुलना में, यहाँ तक कि विकसित देशों से भी अधिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के साथ भारत विकास कर रहा है। व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन, ये जो दो महत्वपूर्ण एक तरह से शब्दावली है, टर्मिनोलॉजी है, ये विदेशी व्यापार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। और राष्ट्र विशेष की जो आर्थिक प्रगति है वह व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन पर निर्भर करती है। विकासशील देशों में व्यापार संतुलन की जो प्रतिकूलता है वह निरंतर रहती है और व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता के कारण या इसका जो दबाव है वह भुगतान संतुलन पर भी पड़ता है। जैसे भारत का ही हम उदाहरण लें, 1972-73 और 1976-77 को छोड़कर भारत में स्वतंत्रता के बाद सदैव जो व्यापार संतुलन है प्रतिकूल रहा है। और इसका जो एक तरह से दबाव है वह भारत के भुगतान संतुलन की एक तरह से जो साम्य अवस्था है उस पर भी पड़ा है। और विकसित देशों का जो व्यापार संतुलन है वह अनुकूल होता है और व्यापार संतुलन अनुकूल होने के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति भी मजबूत होती है। विदेशी ऋण। विदेशी ऋण आर्थिक पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित करता है और विकासशील देशों में चूँकि वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है और इन देशों को विकास की गति देने के लिए एक तरह से विदेशी ऋणों का भी सहारा लेना होता है। किंतु विदेशी ऋण सकल घरेलू उत्पाद के एक निश्चित प्रतिशत तक ही होने चाहिए। यदि विदेशी ऋण की बहुलता है तो स्थिति
एक तरह से आर्थिक पर्यावरण कहूँ मैं वो बिगड़ने लगता है। और कई देशों की तो स्थिति अधिक ऋण के कारण इस प्रकार हो गई कि उनको ऋण चुकाने के लिए भी ऋण लेना पड़ा है। तो ऋण बेहद ज़रूरी हो तो ही लेना चाहिए। और विकास की गति अगर ऋण लेने से बढ़ती है तो एक तरह से अर्थव्यवस्था में विदेशी ऋण सहायक सिद्ध होता है। अगला बिंदु आधारिक संरचना। आधारिक संरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पर्यावरण को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करती है। दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका, जर्मन, जापान, फ्रांस, इटली आदि, इन देशों की जो आधारिक संरचना है वो बहुत मजबूत होती है। और चीन तक ने विकास को गति देने के लिए पहले अपनी अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना को गति दी और उसके बाद औद्योगिकरण को बढ़ाया। तो आधारिक संरचना जिसके ऊपर औद्योगिकरण प्रभावित करता है, तो पहले एक तरह से आधारिक संरचना के विकास को बल दिया जाना चाहिए। और विकसित देशों के अंतर्गत आधारिक संरचना जैसे रेलवे, सड़कें, विद्युत, सिंचाई, बैंक, बीमा, संचार ये बेहतर स्थिति में होते हैं। और इनका परिणाम यह रहता है कि इन देशों में जो औद्योगिकरण है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है। औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और औद्योगिकरण को दिशा प्रदान करती है। तो स्वाभाविक है कि औद्योगिक नीति आर्थिक पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। औद्योगिक विकास देश विशेष की औद्योगिक नीति पर निर्भर करता है और राष्ट्र को यह निर्धारित करना होता है कि वह औद्योगिक विकास को कैसी दिशा देना चाहता है। और इसके लिए जो दिशा और निर्देश है वो औद्योगिक नीति में समाहित होते हैं। और जो देश की औद्योगिक नीति होती है वह औद्योगिक विकास की आधारशिला समझी जाती है। भारत में समय समय पर औद्योगिक नीति में भारी बदलाव किया है। योजनाबद्ध विकास में 1956 की जो औद्योगिक नीति थी बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति थी। और एक तरह से योजनाबद्ध विकास में 1956 की औद्योगिक नीति से भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और देश को औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक तरह से या वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरा। और खाड़ी युद्ध जनित संकट के बाद जब 1991 की औद्योगिक नीति को जब घोषित किया गया तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचना है वो एक तरह से पूरी तरह से बदल गई। और एक तरह से अभी जो विनिवेश है और निजी क्षेत्र के जो उद्योग है और इनके कारण बदले परिवेश में 1991 की जो औद्योगिक नीति है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।